अधिनियम। तो दोस्तों 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में कुछ रिफॉर्म्स हुए, जिसकी वजह से जो सत्ता में जो बड़े बड़े ऊंचे वर्ग के लोग थे, उनका जो शासन था, उनका जो प्रभुत्व था, बिल्कुल समाप्त हो गया। और इनकी जगह पे दोस्तों जो मिडिल क्लास था, उनके हाथों में जो शासन था, उनका भी प्रभुत्व इंग्लैंड पर छा गया। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम थे, बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स थे, इसलिए इनको 1832 ईस्वी का महान सुधार अधिनियम कहा जाता है। और दोस्तों ये अधिनियम थे, ये फ्रांस की 1830 की क्रांति से प्रेरित थे। जिस तरह से इन्होंने क्या करा कि देखा किस तरह से जो फ्रांस है, फ्रांस ने भी वहाँ पे जो सत्तावादी जो मोनार्किक सिस्टम था, जो उच्च वर्ग के हाथ में सिस्टम था, तो उसको वहाँ के लोगों ने हटाकर जनता के लिए यानी डेमोक्रेसी लाई गई। तो उससे प्रेरित होके यहाँ पर जो जनता के लोग थे, वो भी जो मिडिल क्लास था स्पेशली इंग्लैंड का, वो भी प्रेरित हुआ। और उसने क्या करा, उसने भी विरोध करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उनका वहाँ अपने राजा को हटाना इनका मकसद तो नहीं था, मगर ये था कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करे जाए जो मिडिल क्लास हैं, जो लोअर क्लास है, उनको भी थोड़े बहुत राइट्स मिले। ठीक, तो इसी हमारे दोस्तों जो फ्रांस है, उसको सभी क्रांतियों की जननी कहा जाता है। ठीक, तो यानी उसके बाद जितनी भी क्रांति हुई, रिफॉर्म्स हुए, लोगों के पक्ष में रिफॉर्म्स, जो लोगों के पक्ष को राइट देना शुरू हुए, ये सब दोस्तों कहीं ना कहीं आपके 1830 और 1779 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। ठीक, तो 1832 के महान सुधार अधिनियम में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए जो कि लंदन में, इंग्लैंड में हुए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरह से आ सकता है, 1832 ईस्वी का महान सुधार अधिनियम क्या है, यानी इसमें क्या क्या ये अधिनियम है, क्या रिफॉर्म्स हुए। महान सुधार अधिनियम 1832 के विषय में आप क्या जानते हैं, इसकी प्रमुख धाराओं की विवेचना कीजिए, इस अधिनियम के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। 1832 ईस्वी का महान सुधार अधिनियम, द ग्रेट रिफॉर्म्स ऑफ रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1830 और 1831 ईस्वी में इंग्लैंड में निरंतर सुधारों के लिए आंदोलन प्रारंभ होने लगे। यानी 2 साल पहले ही जब 1830 में आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही थी, उससे ही प्रेरित होकर इंग्लैंड में भी रिफॉर्म्स के लिए आंदोलन, प्रोटेस्ट होने लगे। पिछले 50 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु किए गए प्रयत्नों का फलीकरण होने लगा। दार्शनिक मौलिकतावादी बैंथम, जेम्स मिल, स्टुअर्ट मिल, ह्यूम और अन्य व्यक्तियों के कार्य, फ्रांसिस प्लेस का रचनात्मक उदारवाद, रॉबर्ट्स ओवेन का रहस्यवाद, इन सबके प्रयत्नों के फल यानी इन सबके प्रयत्नों के बाद 1832 के सुधार विधेयक के पूर्व होने वाले राजनीतिक संगठन और जनमत के उफान के रूप में सामने आने लगे। यानी इन सब का जो ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली ये सब सुधार आ गए, इसके पीछे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने जनता को प्रेरित करा था, उन्होंने जगाया, उन्होंने सोई हुई जो जनता थी उनको उनके राइट्स देने के लिए जगाया कि आप जनता हो, आपके पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए। तो इन सब का जो बड़े बड़े लोग हैं, कुछ इसमें से ऑथर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ राइटर्स हैं, तो इन सब का योगदान है। 1832 ईस्वी के संसदीय विधेयक को पारित कराने में संघों ने विशेष कार्य किया, यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट किया। इंग्लैंड के नगरों के स्थान स्थान पर यानी जगह जगह पर संबंधी समितियों, रिफॉर्म्स लीग गठित की गई, यानी रिफॉर्म्स के लिए इन समितियों ने ये प्रस्ताव किया कि राजनीतिक सुधार ही जनसाधारण की समस्याओं को दूर करने का एकमात्र साधन है। यानी राजनीतिक सुधार जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जो नीचे तबके के लोग हैं उनमें सुधार नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की समितियों में बर्मिंघम की समिति का नाम उल्लेखनीय है। ठीक, क्योंकि बर्मिंघम में बहुत बड़ी बनी थी, जिसने संसदीय सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। रामजे म्योर का कथन है कि लंदन में जगह जगह पर बड़ी बड़ी सभाएं हुई जिसमें हज़ारों व्यक्तियों ने भाग लिया। बर्मिंघम में हज़ारों व्यक्तियों ने राजनीतिक सभाएं आयोजित की और उत्तरी इंग्लैंड में हड़तालें एक छूत की बीमारी की तरह फैल गई। इस विषय में ट्रैवलियन का कथन भी उल्लेखनीय है। कैंट से लेकर विल्टशायर तक विद्रोह प्रारंभ हो चुका था। ज़मींदारों का जीवन भय से खाली न था। ऐसा प्रतीत होता था कि इंग्लैंड में भी क्रांति
होने वाली है। प्रथम सुधार विधेयक 1 मार्च 1831 ईस्वी को डरहम और रसल ने, नाम याद रखिएगा, डरहम और रसल ने संसद में प्रथम सुधार विधेयक प्रस्तुत किया, यानी ये फर्स्ट रिफॉर्म्स था। मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग को मध्य अधिकार देना, यानी जो मिडिल क्लास लोग थे उनको वोटिंग राइट्स देना। यहाँ उस समय दोस्तों वहाँ पे जो जनता थी इंग्लैंड की, उसको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। और जो दोस्तों 1832 के जो रिफॉर्म्स हुए हैं, अधिनियम पारित हुए हैं, इसमें दोस्तों मध्यम वर्ग था दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो लोअर क्लास था उसको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। और इसमें दोस्तों जो प्रोटेस्ट हुए थे, इसमें जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो ज़्यादा शामिल थे। इसमें इतने अधिक सुधारों का प्रस्ताव था, यानी जो 1831 में पारित हुआ था। टोरी सदस्य इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये विधेयक द्वितीय वाचन पर केवल एक मत के अधिक से पारित हो गया था, लेकिन विशिष्ट समिति ने इसे रद्द कर दिया। ऐसी स्थिति में लॉर्ड ग्रे ने हार ना मानकर राजा को संसद भंग करने की सलाह दी। ठीक, यानी अब तो ये जो पारित हुआ था इसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। विलियम चतुर्थ ने उसके परामर्श को स्वीकार करते हुए संसद भंग कर दी गई। परिणाम स्वरूप संपूर्ण इंग्लैंड में टोरी दल के विरुद्ध स्थान स्थान पर सभाएं हुईं, जिनमें ये आवाज़ सुनाई देती थी, बिल संपूर्ण बिल और बिल के अतिरिक्त कुछ नहीं। यानी बिल पास होगा तो ठीक है, वरना हम ये जो प्रोटेस्ट है इसको हम लोग बंद नहीं करेंगे। एक क्लियर कट एक तरह का सिग्नल्स था आपको गवर्नमेंट के लिए। नवीन निर्वाचन में सुधारवादी भारी बहुमत से विजयी हुए। इस प्रकार सदन में उनकी संख्या विरोधी दल से 136 से अधिक हो गई। द्वितीय सुधार विधेयक, अब द्वितीय सुधार विधेयक क्या हुआ? 24 जून 1831 ईस्वी को लॉर्ड जनरल रसल ने फिर द्वितीय सुधार विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया और कॉमन सभा में 31 सितंबर को 1809 मतों के आधिक्य से ये विधेयक पारित हो गया। लेकिन 8 अक्टूबर 1831 ईस्वी को द्वितीय वाचन में लॉर्ड सभा ने इसे फिर अस्वीकृत कर दिया, यानी फिर से लॉर्ड ने इसको अस्वीकृत कर दिया। इस बार मंत्रिमंडल ने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया। स्थान स्थान पर लॉर्ड्स के विरुद्ध सभाएं होने लगी। लंदन में एक भीड़ ने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। ब्रिस्टल में विद्रोह हो गया। अब देखिए तृतीय सुधार विधेयक 12 सितंबर 1831 ईस्वी को लॉर्ड जॉन रसल ने एक नया बिल हाउस ऑफ कॉमन्स से प्रस्तुत किया। एक बार फिर इन्हीं शख्स ने, लॉर्ड जॉन रसल ने फिर से एक रिफॉर्म पारित किया जिसका नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया, जहां वह 1832 ईस्वी में पारित हो गया। अब जाके दोस्तों ये 1832 में पारित हो गया। 1831 में ही 2 बार कोशिश हुई, बट तत्पश्चात इसे लॉर्ड सभा में भेजा गया, जहां पर प्रथम 2 वाचनों में तो बिल पारित हो गया, लेकिन विशिष्ट समिति इस सुधार विधेयक में लॉर्ड ग्रे और इसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ परिवर्तन करना चाहती थी। यानी सारे रिफॉर्म्स नहीं, उसमें कुछ परिवर्तन चाहती थी। लॉर्ड्स चाहते थे कि विधेयक में संशोधन वे अपने हाथों से करें। इसके विरोध में मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। इंग्लैंड के इतिहास में इस संकट को कई माह का संकट या डेज ऑफ मे के नाम से जाना जाता है। 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम की धाराएं, अब ये दोस्तों पारित हो गया था, इसमें कुछ रिफॉर्म्स हो गए थे, इसमें कुछ चेंजेस करे गए थे, बट अब इसमें क्या क्या धाराएं थी ये हम देखते हैं। 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम के मुख्यतः 2 उद्देश्य थे। प्रथम, संसदीय प्रतिनिधित्व का इस प्रकार विभाजन जिससे जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, यानी जनसंख्या उसको कंट्रोल करे। ये नहीं कि अगर 1% जो पहले क्या होता था, लंदन में जो उच्च लोग थे वही पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट कर सकते थे, और जो उच्च वर्ग थे यानी जो पैसे वाले लोग थे वो 1-2% थे। तो एक तरह से जनसंख्या के आधार पर पॉलिटिक्स में जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो बिल्कुल 0 के बराबर था, बहुत ही कम था, 10% आप मान सकते हैं।
तो कुछ ऐसा रिफॉर्म्स लाया जाए जिससे संपूर्ण जनता का पॉलिटिक्स में प्रतिनिधित्व हो। द्वितीय, मतदाताओं की योग्यता को कम करके अधिक से अधिक व्यक्तियों को मत अधिकार प्रदान करना था, यानी सभी को मत अधिकार देना आवश्यक हो गया था। प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रॉटन ब्रो को समाप्त कर दिया गया। उस समय लगभग 56 ऐसी रॉटन ब्रो थी जिनकी संख्या 2000 से कम थी, लेकिन वे 111 सदस्य करके लोकसभा में भेजती थी। इन सभी रॉटन ब्रो को समाप्त कर दिया गया। 36 बरो जिनकी जनसंख्या 40,000 से कम थी, लेकिन प्रत्येक 2-2 सदस्य निर्वाचित करते थे, को नए अधिनियम अनुसार केवल एक ही सदस्य चुनने की अधिकार रह गया। उपयुक्त प्रथम श्रेणी में ओल्ड सैरम, गॉल्टन, माइन हैंड और टैसल राइजिंग आदि बरो थीं और दूसरी श्रेणी में वेमाउथ और मैलकोम रैंक्सी आदि थी। इस प्रकार फिर बांटने के लिए 143 स्थान रिक्त हुए। वह स्थान उन नवीन नगरों को प्रदान किए गए जिन्हें पहले प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से सीट्स और बढ़ा दी गई और जहाँ पर वोट्स नहीं होते थे वहाँ पर भी अब वोट्स होंगे, मतलब वहाँ पर भी उनको अधिकार होगा। वो अब इनको हक था कि उनके जो नगर है उनका भी विकास हो। अधिकार नहीं था या फिर जनसंख्या की तुलना में वे कम प्रतिनिधि भेज रहे थे। तीसरी श्रेणी में वे नगर थे जिन्हें पहले संसद में एक भी प्रतिनिधि भेजने का अधिकार ना था। इन नगरों में बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स आदि के नाम प्रमुख हैं। इन्हें 2 प्रतिनिधि प्रत्येक नगर से भेजने का अधिकार दिया गया। इन नगरों को कुल 44 स्थान दिए गए। चौथी श्रेणी में चैथम, बैकफील्ड आदि नगर थे जिनमें से प्रत्येक को एक सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया। इनकी कुल संख्या 21 थी। 65 बचे हुए स्थान काउंटियों को दिए गए। शेष 13 स्थानों में से 8 स्थान स्कॉटलैंड और 5 आयरलैंड को प्रदान किए गए। बाद में दोस्तों ये अलग देश बन गए, बात अलग है। बरों में मतदाताओं की पुरानी योग्यताओं को समाप्त कर नवीन योग्यता नियम लागू किए गए, जिसके अनुसार सभी वयस्क पुरुषों को जिनके पास 10 पाउंड वार्षिक आय वाला मकान था मत अधिकार प्राप्त हो गया। इसमें भी दोस्तों क्या रखा गया है कि लिमिट रखी गई कि अगर आपके पास इतनी संपत्ति है तो आप वोट दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं दे सकते। इस प्रकार मत अधिकार के लिए योग्यता के विभिन्न स्तरों के स्थान पर समान नियम लागू किए गए। इस प्रकार मत अधिकार पहले से तिगुना हो गया, यानी अगर पहले एक तरह से 30,000 लोग देते थे, अब उनकी संख्या दोस्तों 90,000 हो गई। काउंटियों में जिन लोगों के पास जनभर के लिए 60 वर्ष के लिए पट्टे पर भूमि होती थी उन्हें मत अधिकार मिल गया। इसके साथ ही 40 शिलिंग आय वाली भूमि के स्वामी और 10 पाउंड वार्षिक किराया देने वाले रजिस्टर में दर्ज लोगों को मताधिकार मिल गया। इसके अतिरिक्त 20 वर्ष के लिए पट्टे पर भूमि वाले लोग जो 50 पाउंड किराया देते थे और वे लोग जो 50 पाउंड किए के रूप में किसी सराय इत्यादि को देते थे मतदान के अधिकारी बन गए। परिणाम, अब देखिए इसमें हमें ये पता चला जो 1832 का रिफॉर्म था, इसमें अधिकार जो वोटिंग राइट्स थे वो बहुत ज़्यादा लोगों को मिले। परिणाम क्या हुआ? 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम का इंग्लैंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह अधिनियम इंग्लैंड में प्रजातंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, यानी जो डेमोक्रेसी है इसकी ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने इंग्लैंड में क्रांतिकारी प्रबंध किए, यानी रेवोल्यूशनरी चेंज करे। रामजे म्योर के शब्दों में 1832 ईस्वी का सुधार अधिनियम अन्य सुधारों से भिन्न था। इस अधिनियम के अनुसार लॉर्ड सभा की तुलना में सारे समाज की, चाहे उसे मताधिकार प्राप्त हो या नहीं, अधिक उच्चता थी। इस अधिनियम से स्पष्ट था कि सर्वोच्च सत्ता अंतोगत्वा जनता के सच्चे प्रतिनिधि कॉमन सभा में निहित होती है, न कि लॉर्ड सभा में।
1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम सुधारवादियों के लिए इंग्लैंड में समस्त बुराइयों का इलाज था। यहाँ तक कि बच्चे भी उसके महत्व के बारे में उत्साहित थे और सड़कों और खेल मैदानों में सुधार प्रस्ताव स्वीकार हो गया। रिफॉर्म एक्ट का नारा लगाते फिरते थे। टोरी दल के लिए इस सुधार कानून का बनना इंग्लैंड के पतन का प्रारंभ होना था। ठीक, यानी जो टोरी दल था, जो समय इंग्लैंड पर कब्जा करके रखा था, तो धीरे धीरे उनके हिसाब से क्या था, एक तरह से इंग्लैंड का पतन था। तो वो एक तरह का मोनार्की शासन कायम रखना चाहते थे, मगर रहा नहीं। इस संबंध में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा है, लॉर्ड ग्रे 6 माह के अंदर ही अपना पद त्याग देगा और उसके पश्चात कोई भी सज्जन पुरुष राजनीति में भाग नहीं ले सकेगा। लेकिन उसका ये कथन असत्य प्रमाणित हुआ। 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम के द्वारा मत अधिकार विस्तृत कर दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक शक्ति ज़मींदारों के हाथ से निकलकर मध्यम वर्ग के हाथ में आ गई। ट्रेवेलियन ने 1832 ईस्वी के अधिनियम को आधुनिक मैग्ना कार्टा, मॉडर्न मैग्ना कार्टा कहा। इसके कारण इंग्लैंड में संवैधानिक क्रांति हो गई और राजनीतिक शक्ति कुलीन वर्ग के हाथ से निकलकर मध्यम वर्ग के हाथ में आ गई, जिसने इंग्लैंड के लिए प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। वर्कर, आइविन और ओल्डे ने 1832 के सुधार अधिनियम के विषय में लिखा। 1832 ईस्वी के सुधार कानून की महत्ता पर्याप्त रूप से स्पष्ट थी। इसके प्रसारित हो जाने से इंग्लैंड में उन राजनीतिक और शासन संबंधी सुधारों की श्रृंखला का पारित होना संभव कर दिया, जिन्होंने भविष्य में आधुनिक इंग्लैंड की नींव डाली। हॉल और एवलिन ने 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम और फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति में स्पष्ट करते हुए इस अधिनियम को उसने अधिक प्रभावशाली बताते हुए लिखा है, इंग्लैंड के लोगों ने इस तरह एक प्रकार की क्रांति ही की। ये क्रांति फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति से अधिक सच्चे अर्थों में क्रांति थी। इस क्रांति ने किसी राजवंश को सिंहासन से ना उतारा, लेकिन इसने इंग्लैंड में ज़मींदार वर्ग का सरकार पर अधिकार अवश्य ही समाप्त कर दिया। फ्रांस की समकालीन क्रांति ने प्रत्येक 200 नागरिक को एक मत दिया, जबकि इंग्लैंड में इस कानून ने प्रत्येक 30 व्यक्तियों में से लगभग 1 को अधिकार दिया। इस अधिनियम के पारित होने से इंग्लैंड में राजा और पेयर्स की शक्ति घट गई। मैरियट के शब्दों में, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड्स को अपने मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करने पड़े और राजा ने भी अपनी सीमित शक्ति का अनुभव किया। इस अधिनियम के गुणों के साथ दोषों पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। इस अधिनियम को पारित होने के लिए हिंग दल के कुलीन परिवारों ने मध्यम वर्गीय उदारवादियों के साथ समझौता कर लिया था, जिससे इंग्लैंड में क्रांति का वातावरण उत्पन्न ना हो सके और देश मतदान देने के पक्ष में नहीं था। क्रांतिकारी परिवर्तनों की लहर का शिकार होने से बच जाएं। विंग दल खुद दस्तकार वर्ग को चार्ल्स वुड ने इसे एक अच्छा सुदृढ़ अप्रजातंत्रीय और भूमिपतियों के हित का होने की संज्ञा दी है। काउंटियों और छोटे बड़ों में भूमिपतियों का प्रभाव पूर्ववत ही बना रहा। इसके निर्माता जॉन रसल ने खुद ये घोषणा की थी कि 1832 ईस्वी का बिल एक अंतिम सुधार विधेयक के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। इस अधिनियम से पारित हो जाने पर भी संसद में अधिक संख्या धनवानों की ही रही, इसलिए इसे उच्च और मध्यम वर्ग के मध्य एक समझौता कहा जा सकता है। इस अधिनियम में श्रमिक वर्ग संतुष्ट न हो सका। लिंग सुधारवादियों का उद्देश्य जनतंत्रात्मक भावना की संतुष्टि करना न था। ये इस बात से स्पष्ट होता है कि जब ब्राइट और कॉबटन ने अनाज कानूनों के विरुद्ध संघर्ष किया तो डिंग दल की क्रिया की कोई सहानुभूति उन्हें प्राप्त न हुई। इस सुधार अधिनियम से उदार दार्शनिक तक संतुष्ट न रह सके। मैरियट ने लिखा है, ये सिद्धांत पर नहीं वरन उपयोगिता पर आधारित था। इसने रफू किया और टुकड़ों को जोड़ा।
इसने बहुत सी गंभीर बुराइयों को दूर किया लेकिन अनेक दुविधाओं को यथावत छोड़ दिया। इसने जनतंत्र के सिद्धांत को स्वीकार किए बिना कुलीनता के सिद्धांत को तोड़ दिया। इसमें प्रतिनिधित्व न संख्या पर आधारित था, न धन पर और न ही शिक्षा पर। दार्शनिकों के अनुसार सबसे बुरी बात यह है कि अल्पमतवादियों के प्रतिनिधित्व की इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस अधिनियम से लॉर्ड्स के अधिकार छीन लिए गए थे। अनेक लॉर्ड्स बिना मुआवजे के अधिकार छीनने से नाराज़ हो गए। ट्रैवलियन के अनुसार ये कहना गलत है कि बिल ने मध्यम वर्ग को सभी अधिकार दे दिए। शक्ति जो पहले ज़मींदारों के हाथ में थी अब ज़मींदारों के साथ साथ मध्यम वर्ग के कुछ व्यक्तियों में भी बढ़ गई थी। नेता पियर्स ही रहे, मध्यम वर्ग का अधिकांश भाग फिर भी संतुष्ट रहा। इस अधिनियम से निम्न वर्ग को लाभ नहीं हुआ, इसलिए मजदूर और छोटे किसान नाराज़ हो गए। मजदूरों में निराशा छा गई और उन्होंने असंतुष्ट मध्यम वर्ग से मिलकर चार्टिस्ट आंदोलन को शक्ति प्रदान की। 1832 ईस्वी का अधिनियम अंतिम निर्णय न था। इसके बाद भी जनता की मांगें पूर्ण न हुई। गैग का कथन है कि क्रियात्मक रूप से 1832 ईस्वी का अधिनियम टोरी दल के लिए उतना नाशक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि उन्हें भय था। हालांकि टोरी दल के सदस्यों की संख्या संसद में कम हो गई, तब भी 1832 ईस्वी के अधिनियम के बाद जो संसद सदस्य बने उसमें टोरी दल के सभी प्रमुख नेता भी थे। मजदूर वर्ग अत्यंत निराश था क्योंकि उन्हें मताधिकार नहीं मिला और न ही उसे अगला सुधार अधिनियम पारित किए जाने की आशा दिलाई गई। मध्यम वर्ग के लोग भी प्रसन्न न हो सके क्योंकि नवीन संसद और मंत्रिमंडल में कुलीन वर्ग ही प्रभाव था। वास्तविक लाभ हिंग दल को हुआ जिसे कॉमन सभा में 658 सीटों में से 500 स्थान प्राप्त हो गए। आलोचना। अब क्या क्या इसमें, अब देखिए, इंग्लैंड की संवैधानिक प्रगति में 1832 का अधिनियम एक सुदृढ़ कदम था। हालांकि इंग्लैंड की अधिकांश जनता को मताधिकार प्राप्त ना हो सका और इसके बावजूद भी दोस्तों अधिकांश जो जनता थी उसको अधिकार वोटिंग राइट्स नहीं मिला। और उत्तरी और मध्य इंग्लैंड में औद्योगिक केंद्रों में रहने वालों को राजनीतिक महत्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार कॉमन सभा कुछ सीमा तक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बन गई। अब भविष्य में उच्च वर्ग जनता से समझौता करके ही राजनीतिक शक्ति बनाए रख सकता था। हालांकि काउंटियों में अब भी भूमिपतियों का प्रभाव था और 1832 का अधिनियम राजनीतिक और संसदीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इस अधिनियम का फ्रांस की राजक्रांति 1830 ईस्वी से अधिक महत्व है। इसके द्वारा किसी राजवंश को पदच्युत किए बिना ही भूमिपति वर्ग से के एक अधिकार को समाप्त किया गया। ट्रैवलियन का कथन है कि 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम से हालांकि मतदान की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन जिस रूप से ये अंतिम रूप से प्राप्त हुआ उसमें मध्यम वर्ग के आधे लोगों को मताधिकार प्राप्त हो गया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि हालांकि संपूर्ण राष्ट्र मतदान का अधिकारी नहीं था, लेकिन शक्ति और बहुमत का प्रभुत्व सभी ने भली भांति प्रदर्शित कर दिया गया था। निसंदेह ये सीधा और सच्चा संघर्ष जनता और लॉर्ड्स के मध्य था, जिसमें अंतिम विजय जनता की ही हुई। मैरियट के अनुसार 1832 ईस्वी के अधिनियम ने निश्चय ही एक महान राजनीतिक और संसदीय उपलब्धि को इंग्लैंड में प्रस्थापित किया। इस सुधार अधिनियम के परिणाम स्वरूप दोनों सदनों में मतभेद बढ़ते गए और भविष्य में लोक सदन में उदारवादियों की संख्या अधिक हो गई। इस अधिनियम ने इंग्लैंड में भविष्य के लिए सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। धीरे धीरे लॉर्ड सदन की शक्ति क्षीण होती गई और दूसरी ओर सुसंगठित बहुमत पर आश्रित मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि होने लगी। वुडवर्ड के शब्दों में परिवर्तन वास्तविक था और 1832 ईस्वी का अधिनियम वर्तमान इंग्लैंड इतिहास में परिवर्तन का बिंदु था। 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम से मध्यम वर्ग व मजदूर वर्ग में असंतोष व्याप्त था। मजदूर वर्ग ने असंतुष्ट मध्यम वर्ग के साथ मिलकर चार्टिस्ट आंदोलन का संचालन किया, लेकिन ये आंदोलन असफल रहा। फिर भी ये एक उल्लेखनीय तथ्य है कि भविष्य में वार्षिक संसद को छोड़कर चार्टिस्ट आंदोलनकारियों की सभी मांगें स्वीकार कर ली गईं। 1850 ईस्वी में मजदूर वर्ग को मताधिकार देने के लिए
लॉर्ड रसल ने अनेक बिल संसद में प्रस्तुत किए, लेकिन उसे असफलता नहीं मिली। 1858 ईस्वी में रसल ओथ बिल पारित हुआ, जिसमें यहूदियों को संसद में प्रवेश मिला। जब तक पाल्मर्स्टन जीवित था, संसदीय सुधारों की संभावना नहीं थी। 1865 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात इंग्लैंड में राजनीतिक सुधारों के जो दरवाजे थे वो खुल गए। तो ये था दोस्तों 1832 का रिफॉर्म, जिसने यहाँ पर बहुत सारे वर्गों को उनका वोटिंग राइट्स दिया, और एक तरह से जो इंग्लैंड था वहाँ पर मोनार्की की जगह पर धीरे धीरे डेमोक्रेसी का जो पथ था वो धीरे धीरे खुलता गया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।